हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में श्रीलंका वाला टॉपिक। इससे पहले मैंने बेल्जियम वाला टॉपिक कम्प्लीटली समझाया था और मैंने बताया था कि बेल्जियम में समस्या क्या थी और वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया, कैसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया और एक साथ कर लिया और देश को टूटने से बचा लिया। मगर यहाँ पर उसका उल्टा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है और पावर शेयरिंग ना हो पाने की वजह से कैसे यहाँ पर समस्या आती है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, श्रीलंका वैसे भी हमारा पड़ोसी देश है, आइलैंड कंट्री है। पहली बात तो आइलैंड कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, इसलिए आइलैंड कंट्री। और इंडिया के बिल्कुल नीचे की तरफ है, साउथ में। ठीक है ना, और एशिया में आता है ये। दूसरी बात, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2.18 करोड़ है और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। और यहाँ की दो कैपिटल हैं, एक तो है कोटे जिसको हम बोलते हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और दूसरी है कोलंबो। तो दो कैपिटल है, ध्यान रखना। और ये इनका है नेशनल फ्लैग, ये भी याद रखना है। और मैप पे जब सर्च करोगे तो ये अपना इंडिया का नीचे वाला भाग ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर ये है आपका श्रीलंका। और नीचे जो ओशन है उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन, और इधर है बे ऑफ बंगाल, और इधर है अरेबियन सी, और यहाँ पे ये लक्षद्वीप है। ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ कमेंट करके बताओगे कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाली एक स्ट्रेट का नाम बताना है कि कौन सी स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। आई होप आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ये कमेंट करके बताना है। ओके, एक छोटा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? पहली बात तो ध्यान रखो, दो वर्ड आप समझो, एक तो होता है मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब देखो, मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखना। तो मेजोरिटी का मतलब है ज़्यादा संख्या और माइनॉरिटी का मतलब है कम संख्या। यहाँ पर ये जो पिक दिखा रखी है इसमें आप देखोगे जो ग्रीन ग्रीन प्यूपल है इनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि ये थोड़े ब्लू टाइप के हैं या जो भी है ये थोड़े कम संख्या में। यहाँ पर इनकी संख्या 4 है और बाकी की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाले जो लोग हैं ये हैं माइनॉरिटी में। कैसे हैं? माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है, और ये ग्रीन ग्रीन वाले हैं इनकी संख्या मेजॉरिटी में। ठीक है ना। तो ये रही बात माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की। अब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? देखो, ये एक ऐसा बिलीफ है, पहले इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ये बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs ऑफ द मेजोरिटी। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा विश्वास है जहाँ पर ये माना जाता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है किसी भी देश में वही रूल करनी चाहिए, विच एवर वे इट वांट्स। जिस भी तरीके से ये रूल करना चाहे उस तरीके से रूल करे। ये सपोर्ट करता है कौन? मेजोरिटेरियनिज्म। और ये भी कहते हैं कि इसके लिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के विशेष और नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स और विशेष से, उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से। ये माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करते हुए, डिसरेस्पेक्ट करते हुए क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है? सिर्फ दादागिरी जो चलती है वो किसकी चलती है? मेजॉरिटी कम्युनिटी की चलती है। बेचारी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है उस पर अत्याचार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको सेकंड क्लास की तरह दर्जा दिया जाता है, हर जगह पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यही होता है मेजोरिटेरियनिज्म का रूल, और यही चीज़ देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। तो अब आते हैं श्रीलंका पे। तो ये अपना प्यारा भारत, और भारत के नीचे ये है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड मतलब आइलैंड आपको पता ही होगा, एक जमीन का ऐसा भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड नेशन है, और ये सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से थोड़ा सा दूर है। अपना ये कोस्ट हो गया सदर्न, और उससे थोड़ा सा ये दूर मिलेगा। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। और ये एक डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। डाइवर्स मतलब यहाँ पे विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आपको देखने को मिलेंगे। चलो तो अब उन कम्युनिटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटी के कितने कितने यहाँ पे लोग हैं। ये श्रीलंका का मैप दिखा रखा है, बुक में भी है एक मैप तो, और एक यहाँ पर भी है। ये बुक वाला मैप है, आप देखना चाहोगे तो ये एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का। यहाँ पर ये पीला पीला सा जो दिखा रखा है, येलो वाला पोर्शन, ये है सिन्हलीज। सिन्हलीज एक कम्युनिटी है जो सिन्हलीज लैंग्वेज बोलती हैं। ऊपर से ये वाला जो रीजन है ये है तमिल रीजन। ठीक है। तमिल में भी यहाँ पे दो प्रकार के तमिल हैं, एक तो है श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं इंडियन तमिल। ये वाले तो हैं इंडियन तमिल और ये वाले हैं श्रीलंकन तमिल। ठीक है ना, 2 प्रकार के तमिल लोग हैं। और बाकी फिर कुछ जगह पे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। ये जो दिखा रखे हैं डॉट डॉट से, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज भी देखने को मिलती है।
तो ध्यान रखना, श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 74% जो पॉपुलेशन है वो है सिन्हेला स्पीकर्स, मतलब सिन्हेला भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 74% है, जबकि तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 18% ओनली, 18% है। ठीक है, तमिल्स में भी यहाँ पे दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक तो हैं श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की संख्या है 13% और इंडियन तमिल्स की संख्या है 5%। अब श्रीलंकन तमिल्स किसको कहते हैं, तो ऐसे तमिल लोग जो ओरिजिनली श्रीलंका के ही हैं, ध्यान देना, ऐसे तमिल लोग जो ओरिजिनली श्रीलंका के ही हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। तो द नेटिव तमिल्स, तमिल नेटिव्स ऑफ ए कंट्री, मतलब तमिल में ही कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं तमिल, उन्हीं को क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। और ऐसे तमिल्स जिनके जो दादा बाबा जो पूर्वज हैं उनके, वो फोर फादर्स जिनको हम बोलते हैं, अपने जो इनके पूर्वज है वो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। अब आपको पता हो तो अंग्रेजों के टाइम पर जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तमिलनाडु से कुछ लोगों को ले गए प्लांटेशन वर्कर्स की तरह और उनको सेटल डाउन कर दिया, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो ऐसे लोग जिनके फोर फादर्स कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर्स कॉलोनियल टाइम पर, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं। और ये इंडियन तमिल्स की संख्या कितनी है, 5%। श्रीलंकन तमिल्स की संख्या कितनी है, 13%। टोटल तमिल स्पीकर्स कितने, 18%। टोटल सिन्हेला स्पीकर्स कितने, 74%। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेजॉरिटी में कौन है, सिन्हेला स्पीकर्स हैं, सिन्हेला कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखो इसी की वजह से प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप देखोगे श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो नॉर्थ वाला भाग है और ईस्ट वाला भाग है, यहाँ पर कौन से तमिल देखने को मिलेंगे, श्रीलंकन तमिल देखने को मिलेंगे। जबकि सिन्हेला स्पीकिंग जो लोग हैं ये बुद्धिस्ट हैं। कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो सिन्हेला स्पीकिंग लोग कौन से हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के। जबकि जो तमिल लोग हैं ये हिंदूज भी हैं और मुस्लिम भी है। तमिल में आपको हिंदूज भी मिलेंगे और मुस्लिम धर्म को पालन करने वाले लोग भी मिलेंगे। बाकी यहाँ पर जो 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। और क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले तमिल लोग भी हैं और सिन्हेला लोग भी हैं। तो तमिल कम्युनिटी और सिन्हेला कम्युनिटी, यहाँ पर 7% जो लोग हैं वो किसके पाए जाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखो श्रीलंका में जो सिन्हेला कम्युनिटी है वो जो है आराम से मेजॉरिटी उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी है, बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी में, क्योंकि 74% लोग किसके हैं, सिन्हेला कम्युनिटी के हैं। इसलिए ये जो भी चाहें वो कर सकते हैं पूरे देश में, मतलब अपनी विल को इम्पोज कर सकते हैं। विल को इम्पोज करने का मतलब है ये अपनी इच्छा को दूसरे लोगों पर थोप सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि ये कितनी परसेंट मेजॉरिटी में, 74% मेजॉरिटी में, तो इसलिए अपनी इच्छा को ये दूसरों पर थोप सकते हैं। तो ये तो रही एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब हम बात करते हैं जैसे ही देश आज़ाद होता है, तो आपको पता है ये भी पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था श्रीलंका। तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के बाद ध्यान रखना यहाँ पर आपको डेफिनेटली सरकार किसकी बनेगी आपको पता ही है, क्योंकि 74% अगर यहाँ पे सिन्हेला कम्युनिटी के लोग हैं, तो जब डेमोक्रेसी यहाँ पे आएगी, जब चुनाव होंगे, तो सरकार भी किसकी आएगी, सिन्हेला कम्युनिटी की ही आएगी। तो श्रीलंका आज़ाद हो जाता है 1948 में। फिर जो लीडर्स थे, सिन्हेला कम्युनिटी के जो नेता थे, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि गवर्नमेंट में जो डोमिनेंस होगा, डोमिनेंस का मतलब जो प्रभाव होगा, जो दादागिरी चलेगी गवर्नमेंट में, वो किसकी चलेगी, सिन्हेला कम्युनिटी की चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी में कौन रहेंगे, सिन्हेला कम्युनिटी के लोग ही रहेंगे। बात किसकी मानी जाएगी, सिन्हेला कम्युनिटी की ही मानी जाएगी। इसी के फलस्वरूप जब मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स आए इलेक्शन के जब रिजल्ट आए, तो यहाँ पर जो सरकार चुनी गई थी वो कैसी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी होती है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको चुनाव के द्वारा लोग इलेक्ट करते हैं बाई देयर राइट टू वोट का, अपने जो वोट देने का अधिकार है उसके थ्रू जब सरकार बनाते हैं, वो हो गई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड है। तो जैसे ही सरकार बन के आती है तो सरकार में डोमिनेंस रहता है किसका, सिन्हेला कम्युनिटी के लीडर्स का डोमिनेंस रहता है। तो इन्होंने आते ही सिन्हेला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब सिन्हेला कम्युनिटी को टॉप पर रखने के लिए, बाकी कम्युनिटीज को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने लाइन लगा के मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए। ध्यान देना, मेजोरिटेरियन वर्ड आ गया ना। तो मेजोरिटेरियन का मतलब क्या है, जहाँ पे कंट्री में ऐसा कहा जाता है कि कौन रूल करेगा, मेजोरिटी वाली कम्युनिटी रूल करेगी, और इसके लिए वो जो भी चाहे वो कर सकती है, और
जो छोटी मोटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उनका कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसी बीच में इन्होंने क्या किया, 1956 में सिन्हेला कम्युनिटी के लोगों ने एक एक्ट पास किया जिसमें क्या कहा गया कि जो सिन्हेला लैंग्वेज जो होगी वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ध्यान रखना, श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, सिन्हेला लैंग्वेज होगी। और इन्होंने तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब डिसरेस्पेक्ट कर दिया, तमिल पर ध्यान नहीं दिया। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे दो ही प्रकार के लोग हैं, तमिल हैं और सिन्हेला बोलने वाले। अब जब आप मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दोगे, सिन्हेला कर दोगे, तो हो सकता है तमिल बोलने वालों को सिन्हेला ना आती हो तो उनको समस्या होगी। अब यहाँ पर डल जाती है फूट। क्या कर दिया इन्होंने क्या किया, 1956 में एक्ट पास करके सिन्हेला लैंग्वेज को क्या कर दिया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। कहाँ की, श्रीलंका की। अब देखते जाना एक के बाद एक कैसे मतलब बातें बनती जाती हैं, कैसे मतलब सीक्वेंस चलती जाती है स्टोरी की। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद यहीं पर गवर्नमेंट नहीं रुकी। 1956 में जब उन्होंने सिन्हेला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका की, उसके बाद उन्होंने और भी पॉलिसीज लेके आए। उन्होंने प्रीफरेंशियल पॉलिसी को अपनाया। कौन सी पॉलिसी, प्रीफरेंशियल। प्रीफरेंशियल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रीफरेंस देना। प्रीफरेंस मतलब उसको वरीयता देना कि पहले ये, बाकी दूसरे लोग। तो इन्होंने प्रीफरेंशियल पॉलिसी अपनाई और प्रीफरेंशियल पॉलिसी में इन्होंने सिन्हेला एप्लीकेंट्स को फेवर किया। मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ पर मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई पोजीशन क्रिएट की गई है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर इन्होंने सिन्हेला के जो एप्लीकेंट्स थे, सिन्हेला भाषा के बोलने वाले जो लोग थे, उनको पहले प्रायोरिटी दी, बाकी तमिल्स को प्रायोरिटी नहीं दी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में फिर गैप क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है। और फिर उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और जिसमें मतलब कहा गया कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा और फोस्टर करेगा। मतलब बुद्धिज्म रिलीजन का प्रमोशन भी करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये किस में डलवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दिया। मतलब इनको बुद्धिज्म की ज़्यादा चिंता है, बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं है। तो बुद्धिज्म, सीधी सीधी बात है, जो सिन्हेला कम्युनिटी के लोग थे उनका धर्म कौन सा था, बुद्धिज्म धर्म था। तो सिन्हेला कम्युनिटी सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही है, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, बाकी लोगों को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट भयानक होने वाला है। ऑल दीज मेजर्स, तो ये जो भी मतलब सिन्हेला कम्युनिटी ने कार्य किए थे, एक के बाद एक जो करते जा रहे थे, इसकी वजह से क्या होता है, एलियनेशन की फीलिंग आ जाती है श्रीलंकन तमिल्स में। अब एलियनेशन का मतलब क्या होता है, वो दूर जाने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। किससे दूर होने लग जाते हैं, सिन्हेला लोगों से दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो हमारी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, हमारा कहीं भी हमें मतलब हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब जगह पर सिन्हेला लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, लैंग्वेज हमारी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक एलियनेशन की फीलिंग आ जाएगी श्रीलंकन तमिल्स में। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उन्होंने ये भी देखा, इन्होंने जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने ये भी देखा कि जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको लीड कर रहे थे बुद्धिस्ट सिन्हेला लीडर्स, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही कल्चर से मतलब टेंशन थी। उनको अपने ही कल्चर को बचाने से संबंधित प्रॉब्लम थी। उनको प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये अपने ही कल्चर के बारे में वो चिंतित थे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी मेजॉरिटी पार्टी थी वो बुद्धिस्ट मतलब सिन्हेला लीडर्स जिनको लीड कर रहे थे, उनको श्रीलंकन कल्चर, श्रीलंकन लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपने ही कल्चर के बारे में ध्यान रख रहे थे। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। फिर देखो क्या होने लगता है, उन्होंने फील किया, श्रीलंकन तमिल्स को फील होने लग गया कि यार गवर्नमेंट जो है इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अमेंड करके रख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई है जहाँ पर इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स के अलावा इनको हर जगह पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज में इनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। मतलब अब इनको फील होने लग गया, किसको फील होने लग गया, श्रीलंकन तमिल्स को फील होने लग गया कि यार बस अब तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह पर हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉलिटिकल राइट्स हमें दिए नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हमें मतलब प्रायोरिटी सिन्हेला लोगों को दी जा रही है। हर जगह जहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज, हर जगह पर सिन्हेला लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, कौन सी कम्युनिटी, सिन्हेला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में फिर क्या होता है, एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, मतलब आपस में मतभेद क्रिएट हो जाता है, इनके रिलेशंस खराब होने लगते हैं। फिर क्या होगा, जो श्रीलंकन तमिल से इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी और स्ट्रगल्स लॉन्च कर दिए। अब सिंपल सी बात है, जब बात कोई आपकी सुनेगा नहीं तो आपको फिर एक दिन ऐसा मतलब महसूस होगा कि यार अब बस
हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अब सरकार कुछ नहीं करेगी। तो इन्होंने भी क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने भी अपनी अपनी पार्टीज लॉन्च कर दी और स्ट्रगल चला दिया, मतलब संघर्ष चला दिया। क्या अब संघर्ष किस लिए चलाया था, इन्होंने अब डिमांड करने लगे। अब देखो किस चीज़ का संघर्ष रहेगा। नंबर एक तो उन्होंने डिमांड की कि जो तमिल लैंग्वेज है ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। प्लस इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की बात की कि मतलब जो तमिल वाला रीजन है यहाँ पर सरकार चलाने का अधिकार तमिल लोगों का ही होना चाहिए, ठीक है। प्लस इन्होंने डिमांड की कि अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है। जो अवसर मिल रहे हैं, सरकारी जॉब हो या एजुकेशन हो, हर जगह पर क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, संघर्ष स्टार्ट कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज भी लॉन्च कर देते हैं। कौन, श्रीलंकन तमिल्स। मतलब फिर इसके बाद क्या होता है, इनकी जो डिमांड थी ये सारी की सारी डिमांड जो है एक के बाद एक डिनाई कर दी जाती है, मतलब इनको मना कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ऊपर मेजोरिटी में रूल कर रहे हैं सिनेला कम्युनिटी के लोग, तो इनकी कौन सुनने वाला है। तो इनकी डिमांड क्या कर दी जाती है, बंद, मतलब मना कर दी जाती है। इनको कहा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 1980 के आते आते कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं जो डिमांड करने लग जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं तो आप कहोगे कि यार ऐसे मतलब देश में रहने से क्या फ़ायदा जब कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही तो आपको पता है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो 1980 के आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगते हैं जो डिमांड करने लगते हैं इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है स्टेट। मतलब लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, तमिल लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर कि हम तो अलग से तमिल स्टेट बनाएंगे, तमिल ईलम बनाएंगे, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में होगा। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक अलग से देश बनेगा जिसका नाम होगा तमिल ईलम। अब सोचो बात कहाँ पर पहुँच गई। अगर ये तमिल लोगों के साथ इतना भेदभाव नहीं करते तो ये कभी भी विरोध नहीं करते, कभी भी संघर्ष नहीं करते, कभी भी ऐसे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाते जो मतलब डिमांड करेंगे कि हम अलग से देश बनाएंगे। तो यहाँ पर देश के टूटने की बात हो रही है। सोचो जब आप मतलब सभी कम्युनिटीज़ के साथ बराबर बिहेव नहीं करोगे तो यही हालात पैदा हो जाते हैं, ठीक है। दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 1980 के आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं तमिल लोगों के द्वारा और ये डिमांड करने लग जाते हैं इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की। कहाँ पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब यहीं पर क्यों, क्योंकि यहीं पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, यहीं पर ये लोग ज़्यादा रहते थे। और इस प्रकार दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, जो मतलब आपस में जो मतभेद था वो किस में बदल जाता है, कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। अब आपस में लड़ाई होने लग जाती हैं और फिर एक स्टार्ट हो जाता है सिविल वॉर। दो कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ जाती हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जब लड़ाई होगी तो सीधी सी बात है दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। तो हजारों लोग मारे जाते हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। किसकी वजह से, सिविल वॉर की वजह से। कई सारी फैमिलीज को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है, श्रीलंका छोड़ के वो रिफ्यूज लेते हैं, मतलब शरण लेते हैं दूसरे देशों में जा जाके। कई सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, लाइवलीहुड चला जाता है। और इस प्रकार ये जो सिविल वॉर था ये बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, टेरिफिक सेटबैक झेलना पड़ता है। किसको, श्रीलंका को। श्रीलंका के सोशल स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है, कल्चरल स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक लाइफ जो है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर पर कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि समाज में इक्वलिटी नहीं दी जा रही है। तो जो तमिल लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो अब सेपरेट होना है, अलग होना है। इनके कल्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक ही कल्चर पर फोकस किया जा रहा था श्रीलंका में, सिन्हेला कम्युनिटीज़ के कल्चर पर। इकोनॉमिक लाइफ ये भी मतलब कंट्री सफ़र करेगा। सिंपल सी बात है, जब सब सारे लोग साथ नहीं रहेंगे और ऊपर से आंदोलन होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती हैं, ठप पड़ जाती हैं, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका वाला टॉपिक खत्म होता है। अब मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर श्रीलंका के बारे में फटाफट बताना चाहता हूँ। श्रीलंका की स्टोरी ध्यान रखना। श्रीलंका में पहली बात तो ध्यान रखना इसकी पोजीशन बता रखी है कहाँ पर है। एथनिक कंपोजिशन में आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मेनली दो प्रकार के लोग हैं। एक तो सिन्हेला कम्युनिटी के लोग 74%, दूसरे हैं आपके तमिल कम्युनिटी के लोग। तमिल भी दो प्रकार के, श्रीलंकन तमिल्स और एक हैं इंडिया से जो लोग आए थे, ठीक है, इंडियन तमिल्स। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही देश आज़ाद होता है तो यहाँ पर मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश हो जाता है और सरकार हर जगह किस पर फोकस करती है, सिन्हेला कम्युनिटी पर फोकस करती है। गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हेला कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, कॉलेज में सिन्हेला कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। हर जगह पर मतलब भेदभाव किया जा रहा है, किसके साथ, तमिल्स के साथ। और ऊपर से 1956 में सिन्हेला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है और यही गैप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये गैप कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक सिविल वॉर में क्रिएट हो जाता है। सिविल वॉर मतलब स्टार्ट हो जाता है दोनों कम्युनिटी के बीच में, आपस में हज़ारों लोग मारे जाते हैं और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाता है जिसका नाम है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम। आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी मद्रास कैफे, ये लिट्टे ग्रुप बन जाता है। और आपको ध्यान हो तो
इसी समय पर 1980s के टाइम पर ही भारत में मतलब इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो उन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट किया था इन तमिल्स को मतलब शांत करने में। और आपको पता होगा जिसके फलस्वरूप इंडिया ने वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए भारत की फोर्सेस भेजी थी उन तमिल्स के खिलाफ। बाद में क्या होता है आपको पता हो तो इन्हीं लिट्टे ग्रुप के लोगों ने ही राजीव गांधी की क्या करवा दी जाती है, राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी 1991 में, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आपको लिंक करना है, अगर लिंक कर पाओ। और एक मूवी भी है मद्रास के पे, आप देखना, आप समझ जाओगे सारी कहानी, ठीक है। कैसे मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स का जो ग्रुप है लिट्टे, वो मतलब सरकार के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ एक्शन लेता है और राजीव गांधी का क्या करवाता है, मर्डर करवा देते हैं, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट में चेन्नई में हत्या हो जाती है किसकी, राजीव गांधी की। तो कुल मिला के ये है, यहाँ पर श्रीलंका में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को मतलब इक्वलिटी नहीं दी, दोनों कम्युनिटीज़ में अलग अलग समझा दोनों को, जिसकी वजह से देश टूटने की कगार पर आ गया था, देश में अशांति फैल गई थी। तो अब ये दोनों स्टोरी हमने पढ़ी थी, बेल्जियम वाली और श्रीलंका वाली, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है तो उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो श्रीलंका और बेल्जियम दोनों डेमोक्रेसी हैं और दोनों के दोनों ने ही पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन है इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से डील किया। बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियम के लीडर्स ने क्या ध्यान दिया, बेल्जियम के लीडर्स ने ध्यान दिया कि देश को अगर यूनाइट करना है, देश को एक करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के फीलिंग और इंटरेस्ट को हम समझ सकेंगे, एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करेंगे। डच फ्रेंच का रेस्पेक्ट करेंगे, फ्रेंच डच का रेस्पेक्ट करेंगे। जब हम सब आपस में रेस्पेक्ट करेंगे और इक्वल पावर शेयरिंग करेंगे तो फिर हम पॉसिबल है देश को हम एक रख सकते हैं। और यही हुआ अल्टीमेटली, आपको देखने को मिलता है इनके बीच में एग्रीमेंट होता है और फाइनली पावर शेयरिंग का जब एग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाती है और देश अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। बेल्जियम ने तो क्या किया, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनके जो कंसर्न थे, उनको क्या किया, रेस्पेक्ट किया और पावर शेयरिंग में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से बेल्जियम टूटने से बच गया। मगर श्रीलंका में आपको क्या देखने को मिलता है, श्रीलंका में एकदम अपोजिट कहानी है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि वो डोमिनेंस करे किस पर, अदर्स पर, दूसरों पर क्या करे, दूसरों पर राज करे, दूसरों पर अपना हक जमाए और दूसरों को पावर शेयर करने से यहाँ पर श्रीलंका में मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देश की यूनिटी को खतरा पहुँचता है। देश टूटते टूटते यहाँ पर बच गया। आपको बताओ तो बहुत सालों तक यहाँ पर सिविल वॉर चलता है श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हलीज के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अल्टीमेटली अगर हम कहें कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पावर शेयरिंग सही से नहीं होती है तो देश टूटने की कगार पर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, बेल्जियम और श्रीलंका, और इनको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या पॉलिसी अपनाई जाती है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।